जो हमारी डिस्कशन होने वाली है, एडिटोरिया का सेट नंबर क्या है? 7 है। और सेट नंबर 7 में आपको क्या प्रश्न मिलेंगे? तो इंडियन पॉलिटी को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। बुक का नाम है एम लक्ष्मीकांत और चैप्टर का नाम है 18 से लेकर 27 तक के चैप्टर को हम लोग देखेंगे। ठीक है, साथ में 120 प्रश्न जो होंगे जो कि शुद्ध रूप से पॉलिटी से होंगे, और बाकी 30 प्रश्न की बात करेंगे करंट अफेयर्स से होंगे, जो कि 1 से लेकर 15 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स के 30 प्रश्न होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और पहला ही क्वेश्चन की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन बहुत आसान है और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसका उत्तर दे भी सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये संघ की कार्यपालिका में शामिल होते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल या फिर महान्यायवादी। कौन होते हैं संघ की कार्यपालिका में शामिल? बताइएगा जरा, कौन होते हैं? सारे ही होते हैं। तो संघ के कार्यपालिका में सारे होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति भी आते हैं, उपराष्ट्रपति भी आते हैं, प्रधानमंत्री भी आते हैं, मंत्रिमंडल भी आते हैं, और साथ में आते हैं महान्यायवादी। ठीक है, ये किस में आते हैं? तो संघ के कार्यपालिका में आते हैं, ध्यान में रखेंगे। और संघ के कार्यपालिका के बारे में आपकी जानकारी आपको मिलती है भाग 5 में। कहाँ पे मिलती है? भाग 5 में मिलती है, जो कि अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक संघ के कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक, इसे आप ध्यान में रखें, काफी अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। कौन होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं? तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में देखिए संसद के दोनों सदनों के सदस्य और साथ में, ठीक है, साथ में कौन होता है? ध्यान रखेंगे, संसद संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, संसद के दोनों सदनों का मनोनीत सदस्य गलत है। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ठीक है। राज्य विधानसभा का मनोचित सदस्य गलत हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा का निर्वाचित सदस्य, ये ठीक है। राज्य विधान परिषद की बात करेंगे, नहीं होगा। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1, 3 और 5 क्या हो जाएगा? 1, 3 और 5 की बात करेंगे, शामिल होते हैं। ठीक है, हटाने की प्रक्रिया में तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों के दोनों शामिल होते हैं। हटाने की प्रक्रिया में प्रांतीय विधानसभा या फिर राज्यों के विधानसभा से किसी भी प्रकार की कोई भी लेना देना नहीं है, समझे देवी और सुनो। ठीक है, और हल्ला गुल्ला कोई नहीं करेंगे, रात का समय शांति बनाए रखिए। ठीक है, आगे देखेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती, बल्कि क्या होता है, एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है। इसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं और कोई भागेगा भी नहीं। ठीक है, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है, तथा केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा को क्या होता है? निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य, ठीक है, गुने 1000। उसके बाद संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्यों के मतों का मूल्य निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है? तो सभी राज्यों के विधायकों के मतों का मूल्य बटे संसद के निर्वाचित सदस्यों का मतों का मूल्य। ठीक है, उसके बाद आगे का भी ऑप्शन देखते हैं क्या है। तो उसके बाद देखेंगे और कौन सा ऑप्शन है, ध्यान रखेंगे। तो आपका दूसरा वाला ऑप्शन की बात करेंगे, सही है। ठीक है, क्योंकि संविधान में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व का समान रूप से हो, साथ ही राज्यों तथा संघ के मध्य की समानता। इसे प्राप्त करने के लिए राज्य विधानसभाओं तथा संसद के प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या निम्न प्रकार से निर्धारित की जाती है। प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित सदस्य की मतों का मूल्य उस राज्य की जनसंख्या को उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों तथा 1000 के गुणनफल से प्राप्त के द्वारा भाग देने पर होता है, न कि मतलब गुना करने पर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्यों का मतों का मूल्य सभी राज्यों के विधायकों के मतों के मूल्य को संसद के कुल सदस्यों की संख्या से भाग देने से प्राप्त होता है, जैसा कि यहाँ पे था। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ। राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य गुने 1000, और सभी राज्यों के विधायकों का मत का मूल्य बटे संसद के निर्वाचित सदस्यों का मत का मूल्य। तो ये तो ठीक है, पहला वाला गलत क्यों लिया भाई? राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा के निर्वाचित, ये होगा 1/1000 होता है। ठीक है, इसलिए गलत लिया है क्या? प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित सदस्य का मतों पर उस राज्य की जनसंख्या को उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के, ठीक है, गुणनफल से प्राप्त भाग। अच्छा, 1000 से यहाँ पे सदस्यों तथा 1000 के गुणनफल से प्राप्त संख्या द्वारा प्राप्त होता है। पहला गलत क्यों देना समझ में नहीं आ रहा, देखेंगे इसको। ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच एवं फैसले कहाँ पे किए जाते हैं? तो ध्यान रखें, उच्चतम न्यायालय में किए जाते हैं। ठीक है, जरा इस फार्मूला को चेक कीजिएगा जरा, क्या दिक्कत है इसमें।
राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच एवं फैसले उच्चतम न्यायालय में होते हैं। उसका फैसला क्या होता है? अंतिम। क्या 1/1000 होता है ना? 1/1000 होता है ना? हाँ मुझे लग रहा है, हाँ, तो वही मैंने 1/1000 ही लिखा, लेकिन फिर मुझे लग रहा था कहीं मैं तो गलत तो नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, 1/1000 ही होना चाहिए, तो मैं लिख ही दिया था। अब देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, राष्ट्र 1952 से अब तक राष्ट्रपति का क्रम क्या है? ठीक है, तो 1952 में एस राधा कृष्णन पहले होंगे, उसके बाद जाकिर हुसैन साहब होंगे। तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो जाकिर हुसैन साहब थे, जो कि सी नंबर होगा। ठीक है, तो पहले बीबी गिरी साहब, फिर जाकिर हुसैन, फिर एन संजीव रेड्डी, या फिर मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे बता दिया भाई, डॉक्टर जाकिर हुसैन थोड़ी ना होगा। बीबी गिरी साहब, अरे यहाँ पे ठीक है, डॉक्टर राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन साहब, फिर बीबी गिरी, फिर एन संजीव रेड्डी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 3 सही है। ठीक है, राजेंद्र बाबू सबसे पहले बने, फिर राजेंद्र बाबू दूसरे चरण के लिए चुने जाते हैं, 62 में उनकी मृत्यु हो जाती है। और डॉक्टर एस राधा कृष्णन बनते, जो कि उस समय उपराष्ट्रपति थे। फिर जाकिर हुसैन साहब बनते, जो कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। फिर बीबी गिरी बनते हैं। फखरुद्दीन अली अहमद बनते हैं, जिनके समय इमरजेंसी लगाई जाती है। एन संजीव रेड्डी बनते हैं साहब, ये पहले अध्यक्ष के लोकसभा स्पीकर भी रहे थे। ज्ञानी जल सिंह की बात के पहले सिख राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, आर वेंकट साहब बनते, जो कि दक्षिण भारत से थे, दक्षिण भारत से तो संजीव रेड्डी साहब भी थे। ठीक है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की बात के पहले दलित राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, के आर नारायण की बात करेंगे, इनका भी नाम इंपॉर्टेंट है। एपीजे अब्दुल कलाम की बात करेंगे तो वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। ठीक है, इनको राधा कृष्ण साहब को दार्शनिक भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत बड़े मतलब दर्शन शास्त्र के मतलब क्या थे, ज्ञाता थे। अब आते श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की बात 2007 में बनती है, पहली महिला थे। ठीक है, प्रणब मुखर्जी की बात करेंगे तो बहुत सारे मंत्रालय के अधीन रहे थे, जैसे वित्त मंत्री के पद पे भी उन्होंने काम किया था। रामनाथ कोविंद की बात करेंगे तो ये भी दलित थे। द्रौपदी मुर्मू की बात करेंगे तो दूसरी महिला है और पहली जनजाति राष्ट्रपति है। ठीक है, राष्ट्रपति के पद के हेतु अर्हताओं के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना, भारत के नागरिक हो। ठीक है, और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका वो भी हो। ठीक है, वो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के अर्थ तो गलत है। ठीक है, लोकसभा होगा। ठीक है, वो संघ सरकार में अथवा किसी राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के लाभ के पद में न हो। ठीक है, ठीक है, तो बाकी दूसरा तीसरा को छोड़ के सारे के सारे कथन की बात करेंगे सही है, मतलब 1 2 4 की बात करेंगे सही है, तीसरा वाला क्या है, गलत है। राष्ट्रपति के पद के तो अर्हता है, जो कि ऊपर जो बातें लिखी गई उसी को रिपीट किया तो स्किप करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को उसके पद से केवल संविधान का उल्लंघन के आधार पर हटाया जा सकता है। बिल्कुल, संविधान में संविधान का उल्लंघन वाक्य को परिभाषित किया गया नहीं किया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो कौन सा असत्य कथन है, तो ध्यान रखें दूसरा असत्य कथन है। ठीक है, लिखा गया संविधान को अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, लेकिन अतिक्रमण किस आधार पर होगा, अतिक्रमण का डिफिनेशन क्या है, उसके बारे में किसी प्रकार की चर्चा नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, अब आते क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति के संबंध में निम्न कथनों पे आपको विचार करना है। महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। ठीक है, महाभियोग के आरोप पे आधे सदस्य जिस सदन में आरोप लगाया गया उनके हस्ताक्षर होने चाहिए। आधा नहीं होता भाई, आधा नहीं होता, 50 है कि कुछ है। ठीक है, आधा तो नहीं है। ठीक है, महाभियोग संसद की अधिनायक प्रक्रिया है, ये भी ठीक है। अब बात करते हैं तो कौन कितने कथन सही थे, 2 कथन सही। ठीक है, बाकी दूसरा वाला मैंने काट दिया था, क्यों है कि महाभियोग के संदर्भ में कितना होता है ना, 1/10 शायद होता है, कहाँ गया भाई, सॉरी 1/4 होता है। ठीक है, ध्यान रखिए। ठीक है, इन आरोपों पर सदन में 1/4 सदस्य जिस सदन में आरोप लगे का हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है, और राष्ट्रपति को 14 दिन नोटिस है। 1/4 याद रखिएगा। ठीक है, कंफ्यूजिंग है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आधा तो नहीं था, ये तो पता था, लेकिन 1/4 होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व मतलब क्या होना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। हटाने की प्रक्रिया क्या होगा, यदि दूसरा मतलब पहला सदन में आरोप लगेगा जिसमें भी जाएगा। ठीक है, अगर दूसरा सदन उन आरोपों को सही पाता है और महाभियोग प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित करता है, तो राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने के तिथि से उनके पद को हटाना पड़ेगा। ध्यान रखेंगे। ठीक है, महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात दूसरा सदन में भेजा जाता है, फिर दूसरा सदन उसकी जांच करता है, फिर दूसरा सदन में ध्यान में रखेंगे 2/3 मेजोरिटी से पास करवानी पड़ती है इसको। संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य भी राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग ले सकते हैं। राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली पुडुचेरी के अनुशासित राज्य विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेते, बिल्कुल नहीं लेते। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, तो आपका सही है, इसको आपको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। निम्न में से किस वीटो को किसी विधायक द्वारा साधारण बहुमत से पुनः पारित कराकर निरस्त किया जा सकता है, तो उसको बोलते हैं निलंबनकारी वीटो। ठीक है, तो निम्न में से किस वीटो
को किसी विधायक द्वारा साधारण बहुमत से पुनः पारित कराकर निरस्त किया जाता है तो ध्यान में रखना, उसको क्या बोलते हैं, निलंबनकारी वीटो बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, निलंबनकारी वीटो उसको कहा जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यदि कोई अध्यादेश सभा पटल पर रखने से पूर्व ही समाप्त हो जाता है तो इसके अंतर्गत किए गए कार्य वैध एवं प्रभावी रहेंगे। ठीक है, यदि कोई अध्यादेश सभा पटल पर रखने से पूर्व समाप्त हो जाता है तो इसके द्वारा किए गए कार्य वैध एवं प्रभावी नहीं रहेंगे। तो ध्यान में रखिएगा, तो क्या होता है, ध्यान में रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं अध्यादेश समाप्त हो गया तो ऐसा नहीं उसके द्वारा कार्य किए गए कार्य भी अवैध होंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, संविधान संशोधन हेतु अध्यादेश जारी नहीं किया, बिल्कुल संविधान संशोधन के लिए आप अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। मतलब ये कथन की बात करेंगे सही है, केवल 2 नंबर स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अध्यादेश के बारे में आप लोग जानते हो, क्या जानते हैं अध्यादेश के बारे में, तो किसी अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है, 6 महीने होती है। संसद की मंजूरी न मिलने की स्थिति में 6 सप्ताह की होती है। अगर संसद मंजूरी अगर 6 सप्ताह के अंदर में नहीं देता है, जिस दिन से बैठक शुरू होता है, तो कोई अध्यादेश सभा पटल पर रखने से पूर्व समाप्त हो जाता है तो इस अंतर्गत किए गए कार्य वैध नहीं होंगे। मान लीजिए किसी सदन नहीं चल रहा है, ठीक है, और कानून बनाने की आवश्यकता है, ठीक है, तो अध्यादेश पारित कर दिया। ठीक है, मान लीजिए आज ये अध्यादेश पारित हुआ, ठीक है, आज के दिन में अध्यादेश पारित हुआ, तो आज से 6 महीना के अंतर्गत वैलिडिटी होगी इस अध्यादेश को कानून का रूप देना है। और कानून के रूप देने के लिए सदन की बैठक होनी चाहिए, क्योंकि कानून तो कौन बनाएगा, सदन ही बनाएगा, संसद ही बनाएगा। लेकिन मान लीजिए क्या होता है, 6 महीना पूरा हो गया और सदन की बैठक नहीं हुई किसी कारण बस, तो ऐसे कंडीशन में अध्यादेश क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। लेकिन जो ये अध्यादेश के द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो समाप्त नहीं होता है। एक चीज और भी आपको ध्यान में रखना है, अगर मान लीजिए आज ही अध्यादेश बना, ठीक है, और कल ही मतलब क्या हो जाती है, संसद की बैठक मतलब हो जाती है, तो वैसे कंडीशन में 6 महीना वाला कॉन्सेप्ट समाप्त हो जाएगा। जिस दिन बैठक हुई वहां से क्या, तो 6 सप्ताह यहाँ से काउंट होगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना, मतलब बैठक की तारीख से 6 सप्ताह होना चाहिए। ऐसे तो उसके लिए कितने दिन है, तो 6 महीना का समय है ही, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा इसको भी सर ध्यान दीजिए। ये तो सिर्फ जो अध्यादेश है वो सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा जब किया जाएगा तब ना, अगर आवाज नहीं आ राज्यपाल रही द्वारा है। जब किया जाएगा तो सर ये जो जैसे कि अभी अध्यादेश के हम्म बारे में आपने बताया, तो ये तो हम्म राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा अध्यादेश, तब वो ये 6 सप्ताह वाला, ये 6 महीने वाला लागू होगा। अगर राज्यपाल द्वारा हम्म अध्यादेश जारी किया जाता है तो वो तो 4 माह, अधिकतम 4 माह होता है ना, एक बार में राज्यपाल का 3 माह। अध्यादेश, जी सर, आई थिंक हमको यही याद आ रहा था, राज्यपाल भी अध्यादेश 213 के अंतर्गत करता है ना। हाँ राज्यपाल अध्यादेश देता है, बिल्कुल देता है, तो उसकी अवधि पूछ रहे हैं, जी 213 में जी सर, राज्यपाल अवधि। की अध्यादेश है। जी अवधि, राज्यपाल के अध्यादेश की अवधि कितना होता है, आई थिंक उसका भी सर सेम होता है ना, सेम ही होता है। 4 माह होता है, 4 माह, अगर संसद का सत्र, विधानसभा का सत्र न चल रहा हो तब। अब वही मैं बोल वैसे रही तो हूँ, उसका एक तो बार में छह तीन सप्ताह माह होता है होता ना है। उसका। जी, एक बार में तीन छह महीना हो सप्ताह वाला, सकता है। 6 सप्ताह वाला कॉन्सेप्ट तो उसका ठीक ही है ना, 6 सप्ताह ही होता है। वैसे उसका 4 महीना जी जैसा कि आपने बताया हो सकता है, ध्यान में नहीं आ रहा है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। लेकिन 6 सप्ताह वाला तो उनका होता ही है। ठीक है, जी जी सर, ठीक एक है। बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है, मुझे इस पर डाउट लग रहा है, एक बार चेक कर आगे लीजिए डाटा क्वेश्चन को। आ ठीक है, जाएगा हमको लगता है सर। देख लीजिएगा। ठीक है, राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा दंड के प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसका अवधि कम करना किस प्रकार के क्षमादंड का उदाहरण है, तो इसको क्या बोलते हैं, परिहार। जिसमें राज्यपाल द्वारा दंड के प्रकृति में परिवर्तन नहीं होता लेकिन अवधि को कम कर दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, परिहार कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति में निम्नलिखित बातें सम्मिलित है। तो क्षमा क्या होता है, इसमें दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है तथा दोषी की सभी दंडादेशों तथा निर्हरताओं को पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, लघुकरण में क्या होता है, इसका अर्थ होता है दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर दिया जाता है। उदाहरणतः मृत्यु दंड का लघुकरण करके कठोर कारावास में परिवर्तित कर दिया जाता है या फिर साधारण कारावास में परिवर्तन किया जाता है। एक है परिहार, परिहार में क्या होता है, इसका अर्थ होता है दंड के प्रगति में, ठीक है, परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम करना। उदाहरण के लिए 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में परिहार कर दिया जाता है। विराम में क्या होता है, रोक लगा दिया जाए, शारीरिक अपंगता हो जाए, महिलाओं के गर्भावस्था अवस्था में क्या होता है, विराम किया जाता है। एक है परविलंबन, इसका अर्थ होता है किसी दंड, विशेष करके मृत्यु दंड पर अस्थायी रोक लगा देना। इसका उद्देश्य है कि दोषी व्यक्ति का क्षमा याचना अथवा दंड के स्वरूप परिवर्तन की याचना के लिए समय देना। तो कितने प्रकार के, 5 प्रकार के अधिकार है। ठीक है, अब मिलान करना है। ठीक है, एक बार उसका चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 4 महीना होता है कि नहीं, मुझे तो जहां तक ध्यान में सदन में रोकने वाला आप बता रहे हो। ठीक है,
तो ध्यान रखें यहाँ पे 56 में क्या है, 56 में राष्ट्रपति का क्या है, 56 में राष्ट्रपति की राष्ट्रपति का क्या पद है, बिल्कुल ठीक है। तो राष्ट्रपति का क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे, तो राष्ट्रपति का क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या लिया है, डी का, ए का क्या हो जाएगा इसका, राष्ट्रपति का इसका 3 नहीं, राष्ट्रपति का कार्यकाल है क्या इसमें, ठीक है। 76 में क्या है, महान्यायवादी हो जाएगा। 71 में क्या है, 71 में, 60 में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले, 71 में क्या हो जाए, राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण, अरे गलत लगा दिया, ठीक है। चलो इसका आंसर क्या लिया, इसका आंसर क्या लिया, डी, डी का मतलब क्या है, 1 का 71 सी, का डी होगा। 1 का सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद बात करेंगे तो 2 का है, अब आराम से बोलिए, बहुत आवाज शपथ आती है, ग्रहण। ठीक है। शपथ ग्रहण 60 में, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 76 में क्या, भारत के महान्यायवादी हो जाएगा। 71 में क्या होगा, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले, ठीक है। ध्यान में इसको रखिएगा, आर्टिकल्स याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और बीपीएससी के एग्जाम में आर्टिकल्स बहुत मैटर नहीं करता है, लेकिन फिर भी कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, उसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। नहीं भी याद है तो 20, 25, 30, 40 अनुच्छेद है, उतना ध्यान में रखिएगा, इनफ है। पूरा पूरा 395 अनुच्छेद याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 56 में क्या, राष्ट्रपति के कार्यकाल है। 60 में क्या, राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये, ठीक है। 76 तो बहुत पॉपुलर है, भारत के महान्यायवादी। 71 में क्या, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित चीजें दी गई है, ठीक है। 60 और 76 याद रखें, क्योंकि बार बार पूछा जाता है। 56 में क्या, कार्यकाल है, ठीक है। अब डीसी बधावा, ठीक है। डीसी बधावा बनाम बिहार राज्य बाद 1886 संबंधित किससे है, तो राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से, अध्यादेश जारी करने की शक्ति से, ठीक है। और राज्यपाल का अध्यादेश किसमें है, तो 213 में, किसमें है ये, तो 213 में राष्ट्रपति का, राज्यपाल का अध्यादेश आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसको पढ़ लीजिए, डीसी बधावा केस क्या था। डीसी बधावा केस 1986 में राज्यपाल के अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित उच्चतम न्यायालय का निर्णय उल्लेखनीय है। इनमें न्यायालय द्वारा कहा गया कि सन 1967 से 81, ठीक है, के बीच बिहार में राज्यपाल द्वारा 256 अध्यादेश जारी किए गए, ठीक है। कितना, 256 अध्यादेश जारी किया गया 67 से लेकर 81 के बीच में, ठीक है। और इन्हें समय समय पर पुनः जारी करके 1 से 14 वर्ष तक प्रभावी रखा गया। न्यायालय ने कहा कि अध्यादेशों की भाषा में परिवर्तन किए बिना तथा विधानसभा द्वारा विधेयक पारित करने का प्रयास न करके अध्यादेशों का पुनः प्रकाशन करना संविधान का मतलब क्या है, उल्लंघन है, तथा इस प्रकार से पुनः प्रकाशित अध्यादेश रद्द होने चाहिए। यह कहा गया है कि अध्यादेश द्वारा विधि बनाने के वैकल्पिक शक्ति को राज्य विधायिका की राज्य विधायिका की विधायी शक्ति का विकल्प नहीं बनाना चाहिए। मतलब अध्यादेश क्या है, विशेष परिस्थिति में उसके विधि को मान्य करना चाहिए। अब उसके विधि को आप राज्य विधायिका की, ठीक है, विधि बना दिए, ये सही नहीं है, ठीक है, ये कहा गया, ठीक है। मतलब उसको राज्य विधायिका की विधायी शक्ति का जो पावर जो है उसको अध्यादेश के विकल्प के तौर पे प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। कियार सिंह बनाम भारत संघ 1988 का समय राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति से, ठीक है। क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों का वर्णन है। तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मतलब संविधान का अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्य का राज्यपाल क्षमादान की शक्तियां रखता है, ठीक है। राज्यपाल किसी दंड को क्षमा कर सकता है, अस्थायी रूप से रोक सकता है, सजा को कम कर सकता है, लेकिन मतलब ध्यान रखिएगा मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, क्लियर। अब चलते आगे, देखेंगे आगे कौन सा प्रश्न है, वो भी जरा देखते हैं, ठीक है। राज्यसभा तथा लोकसभा शब्द को 16 जनवरी 1950 को अपनाया गया। लोकसभा का पहला चैम्बर था 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और लोकसभा का पहला चैम्बर था, राज्यसभा को दूसरा चैम्बर कहा जाता था, ठीक है। बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, पहला गलत है, ठीक है। राज्यसभा तथा लोकसभा शब्द को 1950 में, इसको बाद में आया था, ठीक है, ध्यान रखें, 1954 के आसपास। संविधान के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। 1954 में राज्य परिषद एवं जनता का सदन के स्थान पर, ठीक है, राज्यसभा में लोकसभा रखा गया, ठीक है। इसको आम सभा कहा जाता था, ठीक है, मतलब जनता का सदन, ठीक है। तो 1954 में इसका नाम बदला गया था। राज्यसभा लोकसभा कब आया था, तो 1954 में आया था। कब आया था, 1954 में आया था, ध्यान में इसको रखना है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। उससे पहले क्या रखा जाता था, इसको कहते थे राज्य परिषद, राज्यसभा को, और एक को बोलते थे जनता का सदन या फिर आम सभा, ठीक है, ठीक है। हाउस ऑफ कॉमन जो था ना, उसी का हिंदी अनुवाद था, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें।
तो अमेरिका राष्ट्रपति भी भारतीय राष्ट्रपिता की तरह विधानमंडल का अभिन्न अंग होता नहीं, ठीक है। अमेरिका में राष्ट्रपति विधानमंडल का अंग नहीं होता है, अंग नहीं क्योंकि होता। अमेरिका में ध्यान में रखें क्या होता है, तो अमेरिका में सर्वे प्रेसिडेंशियल सर्वा फॉर्म ऑफ क्या है, राष्ट्रपति होता है। गवर्नमेंट, उससे मतलब नहीं, अधिशात्मक सर्वे प्रणाली। सर्वा, ठीक है। हाँ ठीक है, प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अधिशात्मक शासन प्रणाली है। अधिशात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का विधायिका से किसी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं कोई होता है। संबंध नहीं लेकिन होता। संसदात्मक शासन प्रणाली में बात करेंगे, संसदीय शासन प्रणाली में, तो जो विधायिका जो होता है वही कार्यपालिका का भी अंग होता है, ठीक है। अमेरिकी, तो चलिए इधर है, अब यहाँ पे देखोगे राज्यसभा के लिए राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र, राज्यसभा के लिए राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का उन्हें संविधान की किस सूची में दिया गया, तो ध्यान रखेंगे सीट किस में चौथी है, में सूची। चौथी में है, ठीक है। चौथी। तीसरी में क्या, तीसरी में शपथ है, चौथी में क्या है, शपथ है। सीट है, ठीक है। सीट। ध्यान रखेंगे संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा के लिए राज्यों के संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों का आवंटन का वर्णन करता है। तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान के प्रकार शामिल है। पांचवी अनुसूची की बात करें, भारत के बृहत हिस्से में अनुसूचित क्षेत्रों को निर्धारित करती है तथा अनुसूचित जनजातियों के हितों का संरक्षण है। 10वीं अनुसूची की बात करेंगे तो दल बदल विरोधी है, ठीक है। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्यों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्यों के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखेंगे। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन राज्य मनोनीत विधानसभा नहीं के होता ना निर्वाचित सर। तथा मनोनीत सदस्यों के द्वारा, एक मिनट फिर से बल्कि पढ़ लीजिए। मनोनीत नहीं राज्यसभा होता। में राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्यों के द्वारा किया जाता है, ठीक है, निर्वाचित। अब देखते हैं राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संख्याबलीय मत के द्वारा होता है, ठीक है। राज्यसभा के लिए राज्यों की सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। जहां भारतीय संसद में राज्यसभा में, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों को नामित किया जाता है, वहीं अमेरिकी सीनेट में कोई नामित नहीं किया जाता। बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो 2, 3, 4 सही है, ठीक है। पहला वाला तो सीधा सीधा तो गलत है, पहला ठीक है, गलत ध्यान है। रखेंगे, कोई ठीक है। क्या गलत मनोनीत है, नहीं होगा उसमें। मनोनीत नहीं होगा। हाँ, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधि का निर्वाचन राज्य विधानसभा का निर्वाचित सदस्य करते हैं, मनोनीत नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लोकसभा की अधिकतम संख्या 550 निर्धारित की गई है, तो ये 552 हो जाएगा, ठीक है। 525 सदस्य राज्यों में से शेष संघ राज्य क्षेत्र में, शेष की बात करेंगे तो 525 और 25 ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये तो गलत है ना, 552 होना चाहिए, ठीक है। ये 530 है यहाँ पे। वर्तमान राज्यसभा में 245 सदस्य है, 225 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं, 225 नहीं 223 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कोई भी दोनों कथन की, वर्तमान विधानसभा में 245 सदस्य, जिसमें 225 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 225 से 223 सदस्य था ना, एंग्लो इंडियन 223 को। सदस्य था, कोई एंग्लो इंडियन नहीं, ठीक है। 12 को मनोनीत इंडियन करते हैं, ठीक है, तो 245 होता है, ठीक है। तो 223 सदस्य होना चाहिए, इसका दूसरा सही ले लिया है, देखता हूँ क्या सोल्यूशन में लिया है, ठीक है। ठीक है, राज्य की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित, इनमें से 223 बोल रहा हूँ, ठीक है। 3, 2, 5, 223 नहीं, कितना है, 245 है ना टोटल, और 245 से 12 अधिकतम घटाइए 250 हो 3, सकता है जो ठीक है, 233, ठीक है। 5 में से 2 गया 3, 4 में 233, ठीक है। यहाँ पे बोला इनमें से 238 सदस्य राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष रूप से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। वर्तमान की बात हो रहा है, तो वर्तमान में क्या है सो देख लीजिए, ठीक है। 245 सदस्य, इनमें से 225 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 8 की बात करेंगे संघ राज्य क्षेत्र, अच्छा दोनों का जोड़ दिया है ना, तब ना 235 हुआ, 235 तो यहाँ पे निकाल रखा है। 225 राज्य का है, 8 की बात करेंगे तो कितना होगा, 235 हो गया। अब 12 चुने गए, ठीक है, तो कितने हो गए, 245 हो गए। इन 8 में से बात करेंगे तो 8 में से 3 दिल्ली से आते हैं, एक पुडुचेरी से है, और 3 जेके से भी शायद 4 है जेके से, ठीक है। जो भी हो, 3 दिल्ली से है, एक पुडुचेरी से, इसको ध्यान रखें। जम्मू कश्मीर से देखना पड़ेगा कितना, क्योंकि वहाँ पर चेंज हुआ था। 61वां संविधान संशोधन की बात करेंगे तो मतदान देने की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया। 84वां की बात करेंगे तो क्या था इसमें, 84वां किससे संबंधित है, सर 69वां तो दिल्ली वाला से है सर। 69वां वाला 71वां दिल्ली से। जनसंख्या वाला संबंधित है, ठीक है। 69वां वाला कहाँ हाँ, गया, दिल्ली से संबंधित दिल्ली। है।
104वां जो होगा इससे 104वां संबंधित है, ठीक है। अनुसूचित। हाँ बिल्कुल। तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए 61वां संविधान से मतदान देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया, ठीक है। 104वां कह रहा है अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए सीट, लोकसभा में सीटों का आरक्षण 2030 तक बढ़ा दिया गया। 84वां में क्या था, तो भाई डिलिमिटेशन से था ना, 1971 की जनसंख्या के आधार पर लोकसभा का स्थानों का आवंटन 2026 तक बढ़ाया गया, ठीक है। इसको अब परिसीमन भी तो बोलते हैं, परिसीमन, जी सर, परिसीमन ठीक है। बोलेंगे। डिलिमिटेशन उसे कहा जाता है, ठीक है। 69 की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, ठीक है। एनसीआर का दर्जा दिया गया, ठीक है। अब आते 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के स्थान पर प्रादेशिक प्रतिनिधित्व मतलब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अपनाया गया है सही लोकसभा के, है। बिल्कुल ठीक है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जटिल है तथा मतदाताओं को समझने में कठिनाई होती है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात कह करेंगे, सकते हैं, हाँ, सही है, ठीक है। सही दोनों है। के दोनों सही है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि आगे की कौन सी प्रश्न है, वो भी जरा हम लोग देखते हैं, ठीक है। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। राज्यसभा की पहली अवधारणा 1952 में आई थी, ठीक है। यह एक अस्थायी संस्था है, इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक है। संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया, संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल नहीं है, ठीक है। सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य अनेकों बार चुनाव लड़ सकते हैं और नामित हो सकते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इनमें से कौन सा कथन गलत पूछ रहा है ना, असत्य कथन की बात करेंगे इसी है, ठीक है। संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल नहीं दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। संसद के ऊपर छोड़ दिया गया था, तो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 आता है, उसके आधार पर संसद और राज्यसभा के सदस्यों का पदावधि को 6 साल के लिए होनी चाहिए, ये किया था, ठीक है। अब बात करेंगे लोकसभा की अवधि आम चुनाव के बाद हुई पहली बैठक से 5 वर्ष के लिए होती है, ठीक है। लोकसभा की अवधि आम चुनाव के बाद हुई पहली बैठक से कितने वर्ष के लिए होती है, 5 वर्ष के लिए होती है, ठीक है। राष्ट्रपति किसी भी समय लोकसभा को विघटित कर सकता है और उसके खिलाफ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो केवल पहला दूसरा दोनों के दोनों स्टेटमेंट है। हालांकि राष्ट्रपति किसी भी समय लोकसभा को विघटित नहीं करते, जब विशेष परिस्थिति होती है, सर जब जब राष्ट्रपति तक को लगता है जब अविश्वास नहीं प्रस्ताव राष्ट्र जब पारित होगा तभी ना। नहीं, अविश्वास प्रस्ताव से भी मतलब नहीं। अगर राष्ट्रपति को लगेगा तो कोई सरकार अगर चला रहा है, अगर उसके पास बहुमत नहीं है, तो वैसे कंडीशन में राष्ट्रपति अच्छा, क्या करेगा, इसको फ्लोर समाप्त टेस्ट कर के देगा, लिए ठीक है। बुलाएगा एक। हाँ ठीक है, बिना फ्लोर टेस्ट के लिए भी समाप्त कर सकता है, सरकार को बर्खास्त कर अच्छा, सकता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाएगा, और फ्लोर टेस्ट में तो फ्लॉप हो जाएगा तो सरकार ऑटोमेटिक गिर जाएगी, तो राष्ट्रपति का गिर उसमें क्या रोल जाएगी। होता है, ठीक जी है। सर। हाँ ठीक है, राष्ट्रपति यहाँ पे स्वविवेक का भी प्रयोग कर सकता है, ठीक है। 10वीं अनुसूची के तहत निहरता के सवालों का निपटारा राज्यसभा में कौन करता है, तो राज्यसभा में कौन करेगा, तो भाई साहब अगर राज्यसभा मान का लीजिए सभापति। दल बदल का जब भी नियम आएगा ना, तो वहाँ पे अध्यक्ष ही करेंगे, ठीक है। दल बदल के, चाहे राज्यसभा का सभापति हो या फिर लोकसभा का स्पीकर हो, ठीक है। दोहरी सदस्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। दोहरी सदस्यता, ठीक है, क्या होगा इसका, तो ध्यान रखेंगे यदि कोई व्यक्ति दोनों सदनों में चुन लिया जाता है, तो इसे 1 माह के भीतर यह बताना होता है कि वो किस सदन का सदस्य रहना चाहता है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति एक ही सदन में से 2 सीटों पर चुन लिया जाता है, तो वो स्वेच्छा से किसी एक सीट को खाली करने का अधिकार है, अन्यथा दोनों सीटें रिक्त मानी जाएगी, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक दोनों है। सही और लग रहे ये 1 सर। महीना के अंदर नहीं होता, ध्यान रखिएगा कि इसे 10 दिन अच्छा। के भीतर बताना होता है, कितने दिन के भीतर, ओ, 10 दिन के भीतर बताना होता, ना कि मतलब 1 महीने के अंदर, ठीक है। मान लीजिए व्यक्ति विधानसभा में था, ठीक है, विधायक था, उसने चुनाव लड़ा, वो लोकसभा में आ गया, ठीक है। अब विधानसभा का सदस्य तो पहले से था किसी राज्य से, अब लोकसभा में आ गया था, वो किस में रहना चाह रहे, जाहिर सी बात है लोकसभा में रहेगा, लेकिन फिर भी एक फॉर्मेलिटी होती है, तो 10 दिन के अंदर तुम सूचित करो, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कोई व्यक्ति अगर एक सदन में, मतलब लोकसभा जैसे राहुल गांधी बोलो, चलो मोदी जी से कोई भी, ठीक है, दोनों जगह से सीट जीत गया। सुशील मोदी सर, सुशील मोदी को देखे ना, वो राज्यसभा से सीटें जीते ना, बिहार के विधानसभा से जीते ना वो। सुशील अच्छा मोदी तो मर एग्जाम्पल गए है। बेचारे। हाँ मतलब कि जैसे चुने गए, जो उसका एग्जाम्पल दे हाँ, सकते हैं बहुत सर। सारे ऐसे, अगर कोई व्यक्ति एक ही सदन जी में सर। 2 सीटों से चुन लिया जाता है, तो स्वेच्छा से किसी एक सीट को खाली करने का अधिकार है, अन्यथा दोनों सीट मतलब क्या होगी, रिक्त मानी जाएगी, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल अगर देना है तो इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। क्या नाम है, समाजवादी पार्टी के नेता कौन यादव है वो, अखिलेश यादव। अखिलेश यादव कहाँ पे थे, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश विधानसभा का सदस्य था ना, अभी लोकसभा के लिए चुना गया जी। ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा, 10 दिन के भीतर बताना पड़ेगा कि भाई साहब लोकसभा जा रहे हैं, तो विधानसभा का सीट क्या होगा, खाली मानी जाएगी।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन का चयन करें। अगर कोई निरहर व्यक्ति संसद में निर्वाचित होता है तो संविधान के द्वारा उसके चुनाव को शून्य या अमान्य करार दिया जा सकता है। ठीक है, संविधान के द्वारा नहीं, लोक वो वाला 1950 पीपुल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है, उसमें ये चीजें दी हुई है। कोई सदन का सदस्य के राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है तो राष्ट्रपति को त्याग पत्र स्वीकार करना चाहिए। कोई सदन का सदस्य राष्ट्रपति को त्याग सदन का सदस्य राष्ट्रपति को त्याग नहीं देता है, स्पीकर को त्याग पत्र देता है। यदि सभापति कोई भी सदन लिखा हुआ है सर। सभापति लिखा हुआ, अच्छा सभापति लिखा, ठीक है। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 90 दिनों की अवधि से 90 दिन नहीं 60 दिन है, ठीक है, 60 दिनों का सदन द्वारा निष्कासित होने पर किसी सदस्य को संसद की सदस्यता रिक्त करनी होती है। ठीक है, क्या बताना है इसमें, निम्नलिखित कथन सत्य कथन की बात करेंगे तो यहाँ पे तो सदन द्वारा निष्कासित होने पर किसी सदस्य को संसद की सदस्यता रिक्त करनी होती है, तो ये आपका सही है। तो ये तो 60 गलत है, पहला वाला इसलिए गलत है। तो यदि कोई निरहर व्यक्ति संसद में निर्वाचित होता तो संविधान के द्वारा नहीं, पीपुल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव 1951 में चीज दिया, संविधान में कुछ नियम नहीं। कोई सदन का सदस्य सभापति को त्याग पत्र देता तो राष्ट्रपति को त्याग को स्वीकार करना, और राष्ट्रपति से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और इसके लिए 1951 सुलझाएगा, पीपुल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है, ध्यान में रखना है। अगर किसी को अगर मतलब किसी को त्याग पत्र देना है तो अध्यक्ष को संबोधित करके त्याग पत्र, ध्यान रखेंगे, ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, त्याग पत्र को स्वीकार होने पर उसका स्थान रिक्त हो जाता है। हालांकि सभापति अध्यक्ष त्याग पत्र को स्वीकार भी नहीं कर सकता, बशर्ते उसे ऐसा लगे कि त्याग पत्र स्वेच्छा से नहीं दिया गया, क्योंकि वास्तविक नहीं होता है ना, कभी कभी पार्टी के दबाव की वजह से किसी व्यक्ति को त्याग पत्र दे दिया, तो जो सभापति की बात करेंगे जो कि राज्यसभा में होते हैं, या फिर अध्यक्ष की बात करेंगे जो कि लोकसभा में होते हैं, तो वो स्वीकार भी नहीं कर सकता। ठीक है, राष्ट्रपति की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है। 90 दिन तक अनुमति नहीं होगा, ठीक है, 60 दिन तक, ठीक है, 90 दिन नहीं होगा, क्या होगा 60 दिन तक कोई प्रेजेंट नहीं रहा तो लगातार 2 महीना भी नहीं, ठीक है, 60 दिन तक उसके पद को रिक्त मानी जाएगी। ठीक है, बिना किसी सूचना के। ठीक है, जो उसका नहीं टेन्यूर होता है ना, ये सर नहीं उसका टेन्यूर जो नहीं, संसद जिस का दिन जो से पहला दिन सदन से चलता एब्सेंट है है, ना, हाँ वो ठीक है, उससे ठीक है, हाँ ठीक, उसके सदन अनुसार से। से गिना ठीक जाता है, है। आप देखेंगे यहाँ पे दल बदल के संबंध में निरहर करार दिए जाने संबंधी उपबंधों में क्या गलत है। सदस्य को निरहर करार दिया जाता है यदि स्वेच्छा से राजनीतिक दल का त्याग कर देता है जिस दल के टिकट पर उसने चुनाव चुना गया। ठीक है, यदि सदस्य अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देशों के विरुद्ध सदन में मतदान करता है या फिर नहीं करता है, मतलब व्हीप को सिद्धांत को नहीं मानता है। अगर यदि निर्दलीय चुना गया सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर बात करेंगे, ठीक है, अगर को नामित या निर्देशित सदस्य 1 वर्ष के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है तो, ठीक है, क्या गलत है, तो ध्यान रखेंगे ये वाला आपका गलत है। अगर को नामित मतलब क्या लिखा हुआ है यार, अगर को नामित या अगर कोई, ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर कोई नामित या निर्देशित सदस्य 1 वर्ष के बाद, ठीक है, राजनीतिक दल में शामिल होता है तो नहीं, 1 वर्ष नहीं है शायद, इसके लिए 6 महीना शायद बनाया हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इसको जरा हम लोग को देखना पड़ेगा। ठीक है, शायद कितना 6 महीना है कि कितना दिन है, कहाँ लिखा हुआ है, सर नीचे से फोर्थ ऑप्शन अगर 6 महीने यदि निर्दलीय चुना गया अगर सदस्य, कोई ना, हाँ ठीक है, 6 महीने। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी की कौन बनाई गई है, क्या नाम है इनका, अभी मान लीजिए इनका नाम क्या है, अरे विप्रो, क्या नाम है उनका, सुधा मूर्ति साहिबा। ठीक है, तो सुधा मूर्ति को बीजेपी ने, ठीक है, इनको बीजेपी ने मतलब इनको राज्यसभा के लिए नामांकन करवाया। ठीक है, तो निर्दलीय एक तरह से मतलब इनको मनोनीत किया गया है, ये चाहे तो पार्टी में जा सकती है लेकिन 6 महीना के अंदर में, 6 महीना के बाद में अगर जाती है तो फिर इनके ऊपर भी दल बदल लगेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, 1 साल नहीं, क्या है 6 महीना। संसद में अध्यक्ष उपाध्यक्ष संस्था का उद्भव किस वर्ष हुआ, तो 1921 में हुआ। कब हुआ, तो ध्यान रखें 1921 में। ठीक है, 1921 में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष संस्था का उद्भव भारत सरकार अधिनियम 1919 में मांटेग्यू से सुधार था ना, वहां पे होता है, और 1921 में हुआ था। उस समय अध्यक्ष उपाध्यक्ष क्रमशः प्रेसिडेंट एवं डिप्टी प्रेसिडेंट कहलाते थे। यह नामकरण मतलब 1947 तक चलता रहा था। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथन में विचार करें। अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष तय करता है कि विधायक धन विधायक है नहीं है, उसका निर्णय अंतिम होता है। ठीक है, ये भी आपका सही है। ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है।
अब बात करते हैं आगे, देखेंगे आगे कौन सा प्रश्न। 10वीं अनुसूची के दल बदल उपबंध के आधार पर अध्यक्ष लोकसभा के किसी सदस्य की निहत्ता के प्रश्न पे अंतिम रूप से निर्णय लेते, परंतु इस संबंध में न्यायालय के निर्णय को चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पहले नहीं दी जा सकती थी लेकिन अब दी जाती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे आगे, देखेंगे। ठीक है, फ्रेडरिक व्हाइट, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा की बात करेंगे तो जीवी मालंकर क्यों, हाँ ठीक है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, जीवी मालंकर। केंद्रीय विधान परिषद का पहला अध्यक्ष की बात करेंगे, केंद्रीय विधान परिषद का पहला उपाध्यक्ष है। ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद का पहला निर्वाचित अध्यक्ष है। ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद का पहला निर्वाचित विठल विजय पटेल हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर लिया है एक का 2, बी का 3। ए का क्या है आपका 2, केंद्रीय विधान परिषद का पहला अध्यक्ष। ठीक है, बी का क्या लिया है, बी का 3, मतलब सच्चिदानंद सिन्हा के बाद केंद्रीय विधान परिषद का पहला उपाध्यक्ष। विठल भाई की क्या हो जाएगा, केंद्रीय विधान परिषद द्वारा पहला निर्वाचित अध्यक्ष। ठीक है, कब बने थे, तो विठल भाई पटेल की बात करें 1925 में बने थे। ठीक है, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए जरा। फ्रेडरिक व्हाइट जो थे केंद्रीय विधान परिषद का पहला अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा की बात करें, केंद्रीय विधान परिषद का पहला उपाध्यक्ष थे। विठल जय पटेल की बात करेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, केंद्रीय विधान परिषद का निर्वाचित सदस्य है। ठीक है, पहला। जीवी मालंकर की बात करेंगे तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी थे, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, विठल भाई पटेल की बात करेंगे तो 1925 में बने थे, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, और जीवी मालंकर और अनंत सयानम अयंगर को क्रमशः लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब चलेंगे लोकसभा का उपाध्यक्ष, अध्यक्ष। लोकसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीनस्थ होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद धारण करते समय अलग शपथ का प्रतिज्ञा लेना होता, नहीं है ना, शपथ तो नहीं है। जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो सभापति तालिका का सदस्य पीठासीन अधिकारी होता है। ठीक है, ये तो सही है। तो क्या सही है, असत्य कथन की बात करेंगे। एक मिनट, जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है सभापति तालिका का सदस्य सदन का पीठासीन अधिकारी होता है। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष करते हैं। देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष, ये तो गलत है, अधीनस्थ तो नहीं होता है ना, दोनों का संवैधानिक पद है। और लोकसभा का अध्यक्ष तो शपथ तो नहीं लेता है, ये देखना पड़ेगा। जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो सभापति तालिका का सदस्य एक कोरम वो बनाई जाती है ना, क्या बोलते हैं इसको, कुछ लोगों का चयन समिति होता है, जिसमें से मतलब क्या होता है, लोगों को क्या किया जाता है, जब नहीं रहते तो उनको शामिल किया जाता है। ठीक है, उसमें भी वरिष्ठ होंगे सभापति नहीं, देखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है सभापति तालिका का सदस्य सदन का पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता। इस अवधि के लिए अध्यक्ष के कर्तव्य का निर्वाह वह व्यक्ति करेगा जिसे राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है। रिक्त पदों के लिए जितना जल्द हो सके चुनाव करवाना चाहिए। देखिए, यहाँ पे कह रहा है क्या, ठीक है, देखिए, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है ना, तो सभापति तालिका के अध्यक्ष सदस्य पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति जिसे चाहेंगे उसे बना सकते हैं। सुनिए, और जो सभापति तालिका कब काम करता है, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त नहीं होता, वो पद बना हुआ होता है, वो उपस्थित नहीं होते तब के लिए काम करते हैं। ठीक है, ठीक है, प्रेजेंट नहीं रहेंगे, या फिर मान लीजिए कहीं चले गए, मान लीजिए भाई कंटिन्यू 4 घंटा 5 घंटा 7 घंटा चलता सदन, तो मान लीजिए उस दिन सभापति नहीं आया तो उप सभापति सदन का संचालन कर रहा है। ठीक है, अब उनको बाथरूम ही जाना है, कुछ भी जाना, तो सदन तो बंद नहीं होता, तो वैसे कंडीशन में सभापति तालिका के काम पे, लेकिन वो पद रिक्त नहीं होता, पद पे बने हुए रहते हैं। ठीक है, वो प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तौर पे काम करने लगा। ठीक है, वो पीठासीन अधिकारी होता है, लेकिन अध्यक्ष उपाध्यक्ष वो होता नहीं है। ठीक है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष क्या संवैधानिक पद है, वो उस पद पे उनके पावर का प्रयोग करते हैं, इसलिए उसको पीठासीन अधिकारी कहते हैं। ठीक है, और सत्य कथन की बात करेंगे तो सारे लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है जो संसद सदस्य के रूप में प्रतिज्ञा लेता है ना, शपथ लेता है। नहीं, वो संसद सदस्य के रूप में लेते हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के रूप में उनका शपथ नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता, उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता और प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सामयिक, जिसको प्रोटेम अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित में विचार करना है। सामयिक अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सामयिक अध्यक्ष को शपथ राष्ट्रपति दिलाया जाता है। ठीक है,
उसके बाद सामयिक अध्यक्ष की शक्तियां अस्थायी अध्यक्ष के समान ही होती हैं। वो नई लोकसभा को पहली बैठक में पीठासीन होता है। ठीक है, तो कितने कथन सत्य हैं? तो सारे ही कथन की बात करेंगे सही। जो पहला लोकसभा जो होता है इस बार किसको बनाया गया था? ठीक है, हाँ, भरतहरि, क्या नाम था उनका? ठीक है, वो थे भरतहरि, कुछ नाम था ना। हाँ ठीक है, सामयिक अध्यक्ष की शक्तियां अस्थायी अध्यक्ष के समान होती है। और सामयिक अध्यक्ष को शपथ राष्ट्रपति दिलवाते, ये बैठिए। शपथ की बार किसमें? शपथ 99, क्या नाम है? 99, 95, सॉरी 95 है ना, 95 के 3। जी सर, 3। ठीक है, मुझे 99 कहने का इसको याद रखना। चलिए आगे देखेंगे, आगे कौन सा प्रश्न वो भी जरा देखते हैं। किस बार पहली बार संसद में विपक्ष की नेता को मान्यता मिली? तो 1965 में सबसे पहली बार मान्यता मिलती है। अब पहला विपक्ष के अभी नेता थे राम सुभग सिंह थे। कौन थे पहले विपक्ष के नेता? कौन महताब थे? थे सर। हाँ, भरतहरि महताब। जी, ठीक है, अब पहला विपक्ष के नेता कौन थे? तो राम सुभग सिंह थे। क्या थे? लिख दे रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा। हाँ, राम, सुबह। ठीक है, सुभग सिंह। अब चलेंगे 34 नंबर हो गया, क्वेश्चन 35 नंबर देखिए। ठीक है, राज्यसभा के सभापति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, राज्यसभा का सभापति सदन का अध्यक्ष सदन होता का है। सदस्य नहीं राज्यसभा होता का है। राज्यसभा का सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है। सदस्य नहीं होता जब है। उपराष्ट्रपति को सभापति पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वो पीठासीन अधिकारी नहीं होगा, नहीं मत देगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नहीं, मत तो नहीं देगा क्योंकि सदन का सदस्य नहीं होता, बिल्कुल ठीक है। जब उपराष्ट्रपति को, ठीक है, राष्ट्रपति के पद से, जब उपराष्ट्रपति को सभापति के पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो पीठासीन अधिकारी नहीं होगा, नहीं मत देगा। ठीक है, सर गलत कथन चुनना है तो ठीक तो है, पहला गलत है, दूसरा सही। और दूसरा आपको सही लगा? दूसरा भी मुझे गलत, दूसरा तो सही है, दूसरा सही कथन। अच्छा, गलत सुनना है? अच्छा, केवल पहला सही है। जी ठीक है, सर, ये सही है, बिल्कुल ठीक पहला है। गलत। देखिए, अब एक चीज को समझिएगा, लोकसभा और राज्यसभा में अंतर क्या होता है। जब राज्यसभा के सभापति को जब हटाने का संकल्प पारित होता है तो पीठासीन अधिकारी तो नहीं होगा और साथ में मत भी नहीं देगा। लेकिन लोकसभा का पीठासीन अधिकारी को जो हटाने का संकल्प पारित होता तो पीठासीन अधिकारी नहीं होगा लेकिन वो मत देगा। ठीक है, क्यों देगा मत? क्योंकि उस सदन का कोई निर्णायक मत नहीं। सदस्य ठीक है, एज ए मेंबर की तरफ अच्छा। मत देगा ना, पीठासीन अधिकारी थोड़ी ना है कि उस सदन का सदस्य होता है ना। तो भाई उसको आप स्पीकर के पद से हटा रहे हो लेकिन सदन के सदस्य के तौर पे थोड़ी ना हटा रहे हो उसको, सदन का जी सदस्य तो समझ है। हाँ, लेकिन राज्यसभा का जो सभापति होता है उस सदन का सदस्य नहीं होता, जो उसको पीठासीन सही। अधिकार के, जब उसको सभापति के तौर पे अगर हटा दोगे तो उसके पास पीठासीन अधिकारी वाली पावर तो गई, और साथ में सदन का सदस्य नहीं होता तो उसको सदन में वोटिंग देने का भी अधिकार नहीं होगा। नहीं तो लेकिन अगर लोकसभा के अगर स्पीकर को अगर हटाते हो तो स्पीकर से हट गया, लेकिन वो क्या बन जाएगा? वो साधारण मेंबर बन जाएगा क्योंकि ऑलरेडी चुनावित कराया है ना। तो ओम जी बिरला सर। साहब को अगर हटा दोगे तो भाई वो कोटा का निर्वाचन क्षेत्र से तो जीत कर तो आए हैं। ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आते आगे देखेंगे। ठीक है, लोकसभा के नियमों के तहत सदन का नेता अभिप्राय किससे है? ठीक है, तो लोकसभा में सदन का नेता अगर प्रधानमंत्री अगर लोकसभा से चुने गए तो खुद सदन के नेता है। ठीक है, अगर प्रधानमंत्री अगर लोकसभा से नहीं चुने गए, राज्यसभा से आते हैं तो फिर मतलब सदन का नेता बनाना पड़ता है। देखिए, राष्ट्र अगर प्रधानमंत्री अगर राज्यसभा से चुने जाते हैं तो वो राज्यसभा का सदन के नेता प्रधानमंत्री नहीं होते। ठीक है, जब भी होंगे तो लोकसभा के ही होंगे, लेकिन वो लोकसभा से चुने जाने चाहिए। ठीक है, राज्यसभा के उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव कितने दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा? तो 14 नोटिस की दिन। बात करेंगे तो 14 दिन पहले नोटिस है। किसी को भी हटाने का प्रस्ताव से पहले 14 दिन पहले ही 14 नोटिस दिन। दिया जाता है। ठीक है, संसद सुविधाएं अधिनियम 1998 के अनुसार मान्यता प्राप्त दल का मतलब निम्न में से किससे है? मान्यता प्राप्त दल कौन है? तो ध्यान रखिएगा, तो पहला ऑप्शन है लोकसभा के संबंध में 55 सदस्यों और राज्यसभा का संबंध में 25 सदस्यों की संख्या से कम। ठीक है, मान्यता प्राप्त दल का मतलब क्या है? तो लोकसभा के समय 55 सदस्य, मतलब 1/10 एक तरह से समझ लीजिए, और राज्यसभा का भी 1/10। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो कोरम में समझ लीजिए ना, समझाने के लिए बता दो, 250 अधिकतम होता है, 552 के आसपास होता है, 1/10 ध्यान में रखो, वही होता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे और भी कुछ चीजें हैं। हाँ, तो अब देखेंगे संसद के दोनों सत्रों के बैठक में अवधि कितनी होनी चाहिए? तो मैक्सिमम 6 महीने। कितनी होनी चाहिए? 6 महीने। एक वर्ष में कम से कम 2 बार, जिसमें 2 2 सत्रों बार। के बीच अधिकतम 3 बार नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक सत्र में 2 बार और 2 अच्छा। सत्रों के बीच अधिकतम
कितनी बार? 6 माह का अंतर, 6 माह का अंतर। 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? डी। 1 माह में कम से कम 2 बार, 2 सप्ताह को इससे अधिकतम 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आते आगे देखेंगे, ठीक है। सत्तावसान के दौरान सत्तावसान की घोषणा सदन के पीठासीन अधिकारी के द्वारा किया जाता है। संसद में लंबित विधायक, ठीक है, लोकसभा के सत्तावसान के कारण समाप्त नहीं होता है, लेकिन अन्य सभी लंबित नोटिस सत्तावसान पर समाप्त हो जाती है। असत्य कथन क्या गलत है, ठीक है, क्योंकि ये सदन का जो नेता नहीं करता, कौन करता? सत्तावसान। राष्ट्रपति के द्वारा सत्तावसान की घोषणा किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिए, ठीक है। क्या होता है? बाकी संसद में लंबित विधायक लोकसभा के सत्तावसान के कारण समाप्त नहीं होते, लेकिन अन्य सभी लंबित नोटिस सत्तावसान पे क्या होता है? समाप्त हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। अनुच्छेद 107 के 3 के तहत संसद में लंबित विधायक लोकसभा के सत्तावसान के कारण समाप्त नहीं होता है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। लोकसभा का विघटन में निम्नलिखित में से क्या समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान में क्या क्या समाप्त होता है, तो ध्यान में रखना सारे विचाराधीन विधेयक समाप्त हो जाते हैं, प्रस्ताव समाप्त हो जाते हैं, संकल्प नोटिस समाप्त हो जाते हैं, याचिका समाप्त हो जाती है। तो हो सकता है आगे की सरकार है उनका कुछ और प्लान हो, तो इसलिए इन चारों चीजों को समाप्त कर दिया जाता है, ध्यान में रखेंगे। रिपीट कर दे रहा हूं, जब लोकसभा विघटित होता है तो इसके सारे कार्य जैसे विधायक, प्रस्ताव, संकल्प नोटिस, याचिका आदि समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। आप चलेंगे आगे, देखेंगे आगे कौन सा प्रश्न है, ठीक है। निम्न से किस प्रकार के विधायक लोकसभा का विघटन पर समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। कौन सा समाप्त है? लंबित विधायक जिनकी जांच सरकारी आश्वासनों संबंधी, ठीक है, समिति द्वारा की जानी चाहिए। लोकसभा में पारित परंतु राज्यसभा में विचाराधीन विधायक, ऐसा विधायक जो राज्यसभा में विचाराधीन हो लेकिन लोकसभा द्वारा पारित न हो, ठीक है। ऐसा विधायक जो दोनों सदनों में पारित हो लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पुनः विचार के लौटा दी गई, ठीक है। निम्न से किस प्रकार के विधायक लोकसभा का विघटन पे क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 और 3 नहीं, पहला और ये, मतलब लंबित विधायक जिनकी जांच सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के द्वारा की जानी है, ये समाप्त हो जाएगा। ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में विचाराधीन है लेकिन लोकसभा द्वारा पारित न हो, ठीक है। नया लोकसभा आएगा ना, तो लोकसभा ने पारित किया ही नहीं, राज्यसभा में विचाराधीन है, लोकसभा अभी तक पारित नहीं किया, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, ठीक है। कौन नहीं समाप्त होगा? लोकसभा में पारित परंतु राज्यसभा में विचाराधीन है, लोकसभा से पारित हो ही चुका है, तो राज्यसभा तो भाई अस्थायी सदन है, बदलने वाला नहीं, तो ये नहीं समाप्त होगा। ऐसा विधेयक दोनों सदनों में पारित है कि राष्ट्रपति द्वारा पुनः विचार के लौटा दिया गया हो, तो वो नहीं समाप्त होगा, ठीक है। बाकी 2, 1 और 3 नंबर ऑप्शन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। कोरम का क्या अर्थ होता है, ठीक है। तो प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा, इसमें पीठासीन अधिकारी भी शामिल होता है, यही क्या है? कोरम होता है, ठीक है। अब देखेंगे संसद में हिंदी तथा अंग्रेजी निरंतरता की अनुमति किस अधिनियम के द्वारा दी गई? तो संसद में बात करने के लिए हिंदी और अंग्रेजी माध्यम का प्रयोग किया जाएगा। ये कब आया था? तो ध्यान रखेंगे, ये जो था, ठीक है, कब दिया गया था? तो राज्य भाषा अधिनियम 1963 के द्वारा, ठीक है। ये व्यवस्था की गई थी कि संविधान लागू होने की अवधि 55 और 25 दिया हुआ था लोकसभा और हाँ, तो 55-25 होता है कोरम में, तो ठीक है, सदन का 1/10 वही ना होगा। यह व्यवस्था की गई थी कि संविधान लागू होने की तिथि के 15 वर्ष बाद अंग्रेजी स्वयं समाप्त हो जाएगी। यह तिथि तब 1965 थी। वैसे राज्य भाषा अधिनियम 1963 हिंदी के साथ अंग्रेजी की निरंतरता की अनुमति भी देता है, ठीक है। हालांकि अगर किसी सदस्य को अपने देशी भाषा में बोलना है तो अनुमति लेके बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पहले बता दे सब इस भाषा में बात करेंगे, क्योंकि जो भाषा में वो बात करेगा, क्योंकि संसद में तो देश के सभी सदन से, सभी जगह से लोग आते हैं ना। हमारे बिहार का कोई व्यक्ति भोजपुरी बोलना शुरू कर देगा तो तमिल वालों को समझ में नहीं आएगा, तो ट्रांसलेटर कान में लगाने वाला तो सबका व्यवस्था करना पड़ता है, इसीलिए पहले अनुमति लेनी पड़ती है। हिंदी के बोलने के लिए किसी प्रकार की अनुमति लेनी कर सकता नहीं है, ठीक है। पीठासीन अधिकारी किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है, बिल्कुल। हिंदी तथा अंग्रेजी के अलावा किसी भी भाषा में भाषण देने से पूर्व अपने भाषा की हिंदी या अंग्रेजी में अनुवाद के प्रति उपलब्ध करानी होती है, ठीक है। तो नहीं, वो करानी नहीं होती है, अनुमति केवल लेना पड़ता है, ठीक है। ध्यान रखना, अनुवाद की कॉपी उपलब्ध नहीं करवानी पड़ती है, ठीक है। देखिए, ऐसी भाषा में संबोधित, तथापि यदि कोई सदस्य सभा को ऐसी भाषा में संबोधित करता है जिसके लिए समकालीन भाषांतरण की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो उसे अपने भाषण की हिंदी अंग्रेजी के अनुवाद प्रति उपलब्ध करवानी पड़ती है। मान लीजिए कोई ऐसा भाषा में बोलना शुरू कर दिया जिसका इंटरप्रेटर भी नहीं है, ठीक है, मतलब उसका ट्रांसलेट हो ही नहीं सकता है, कान में नहीं लगाते रहते हैं, तो अगर उसका इंटरप्रेटर नहीं है तो ऐसे कंडीशन में उसको उसका कॉपी, उसका ट्रांसलेट कॉपी उसको देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर जनरली सारे भाषा को तो होते ही है ना, ठीक है, तो इसलिए नहीं देना पड़ता है कॉपी।
भारत में महान्यवादी का संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार। महान्यवादी का पद का वर्णन भारतीय संविधान में है, बिल्कुल है। महावादी सदन के बैठकों में भाग लेने तथा विचार व्यक्त करने का अधिकारी होता, ठीक है। वो दोनों सदनों में संयुक्त बैठक में भाग लेने का अधिकारी नहीं होता है, ठीक है। बताना असत्य कथन का चयन होता करें। है, असत्य कथन होता क्या है, है, तो लेकिन ध्यान मत रखें नहीं 3 दे नंबर का। सकता। हम्म, हाँ, संयुक्त बैठक में वो पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन वोट तो नॉर्मली लेकिन मत किसी नहीं में दे भी नहीं दे सकता। सकता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ये सदन के किसी सहमति जिसको सदस्य के बैठक के कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान के अधिकार के बिना, ठीक है। मतलब इसको मत देने का अधिकार नहीं होता है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी संसदीय समिति नहीं है, तो ध्यान परामर्शदात्री समिति की बात करेंगे, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। संसदीय समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। भारतीय संविधान में ऐसी समितियों का वर्णन मिलता है। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति। किसी समिति के संसदीय समिति होने के लिए अनिवार्य शर्त है अपना सचिवालय होना। बताना सत्य कथन का चयन करें, तो दोनों की बात करेंगे, आपका सत्य कथन है। ध्यान में रखना, मतलब संविधान में इनके बारे में आपको जानकारी आपको देखने को मिलता है, लोक लेखा हो गया, प्राक्कलन हो गया, ठीक है। बहुत सारा संसदीय समिति है, ठीक है, जो अपना रिपोर्ट, अपना प्रतिवेदन सदन अथवा लोकसभा अध्यक्ष सभापति को सौंपते हैं। जिसका एक सचिवालय होता है, जिसकी व्यवस्था लोकसभा फिर राज्यसभा सचिवालय करता है। मंत्रालय विभाग से संबंधित समितियों की संख्या कितनी है, तो कितने, 24 समिति, कितने। तो मंत्रालय विभाग से संबंधित समितियों की संख्या कितनी है, तो 24 है। इसको आपको ध्यान में रखना है, यह अस्थायी समिति का क्या हिस्सा है। सलाहकार समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। समिति के सदस्य संबंधित विधायक के विभिन्न, ध्यान रखेंगे, समिति के सदस्य संबंधित विधायक के विभिन्न प्रावधानों पे संशोधित प्रस्तावित कर सकते हैं। समिति बाहरी विशेषज्ञों से मतलब क्या लेती है, मदद दे सकती है। और यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, और ध्यान में रखेंगे, समिति के सदस्य को बहुमत से, समिति के सदस्य जो बहुमत से सहमत नहीं, उनके विचार भी संसद के इनपुट के लिए दर्ज किए जा सकते हैं। तो सारे कथन की बात करें सही है, कोई भी कथन इसमें से गलत नहीं है, ठीक है। ध्यान में रखना है। आप चल लोक लेखा समिति पहली बार कब आई थी, तो 1919 के एक में आई थी लोक लेखा समिति। हालांकि इसकी पहली बार गठन किया गया था लोक लेखा समिति का 1921 में, ठीक है। और एक्ट की बात करेंगे तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो आई थी 1919 में, ठीक है, उसी के दौरान ये था, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1919 में पहली बार भारत सरकार अधिनियम में पहली बार 1921 में हुआ, तब से ये क्या अस्तित्व में है। लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें 22 सदस्य होते हैं। इसके सदस्यों में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। ध्यान रखेंगे, इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। इसका अध्यक्ष केवल लोकसभा का अध्यक्ष बन सकता है। इसका अध्यक्ष केवल लोकसभा का सदस्य बन सकता है। तो गलत पूछ रहा है ना, तो इसके सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है, गलत है, ठीक है। देखिए इसमें टोटल 22 होते हैं, ठीक है। 15 + 7 होते हैं, पता ही है। प्रतिवर्ष संसद द्वारा इसके सदस्यों में से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल हस्तांतरित मत के माध्यम से लोक लेखा समिति के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। सभी पक्षों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित की जाती है, मतलब सभी पक्ष के लोग होने चाहिए, ठीक है, न कि केवल अध्यक्ष जैसा चाहेगा वैसा, ठीक है। ध्यान में रखना। प्राक्कलन समिति का गठन किस सिफारिश ने किया था, ठीक है। प्राक्कलन समिति मथाई साहब ने आई थिंक किया था, ठीक है, जॉन मथाई ने, ठीक है। क्या हो जाएगा, जॉन मथाई ने किया था, ठीक है। बोलता है इसमें 25 सदस्य, लेकिन 1956 में इसकी संख्या कितनी कर दी, 30 कर दी। अब प्राक्कलन में सीधे सीधे केवल किससे होते हैं, प्राक्कलन में केवल लोकसभा से होते हैं, ठीक है। लोकसभा में लोकसभा से केवल इसमें होता है, लोक लेखा में दोनों से होते हैं। प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दिए गए कूट की सहायता से सत्य कथन की चयन करें। प्राक्कलन समिति के सभी सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं, ठीक है। सही है। सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है, गलत है, ठीक है। समिति का अध्यक्ष को सत्ताधारी दल से होता है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। गलत है और ये सही, ठीक है। अब देखेंगे, ठीक है। और स्वतंत्रता पश्चात पहली बार जॉन मथाई की सिफारिश 1950 में पहली प्राक्कलन समिति का गठन किया गया, ठीक है। मथाई उस समय वित्त मंत्री थे। बोलते इसमें 25 सदस्य, लेकिन 1956 में इसकी संख्या कितनी कर दी गई, 30 कर दी गई। और संख्या कब बढ़ाई गई थी, तो 1956 में बढ़ाई गई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1950 में हुई थी। सार्वजनिक उद्यम समिति के गठन पहली बार किस वर्ष किया गया था, तो 1964 में सार्वजनिक उद्यम समिति का गठन किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना। किसकी समिति पे, कृष्णन मेनन की समिति की सिफारिश पे, ठीक है। कृष्ण मेनन समिति के सिफारिश पे। अब यहाँ पे मिलाना है, ठीक है। इसमें कितना सदस्य होता है, जरा हम लोग इसको डायरेक्ट सोल्यूशन भी देख लेते हैं, ठीक है। किसमें कितना सदस्य होता है,
उसको लेकर है, ठीक है। सार्वजनिक उद्यम समिति में बात करेंगे तो लोकसभा में 15, राज्यसभा से 7, मतलब सदस्य की संख्या 22 होती है। महिला सशक्तिकरण समिति में, ठीक है, लोकसभा से 20, राज्यसभा से कितना होता है, ठीक है, 10 होता है, मतलब 30 हो गया, ठीक है। विशेषाधिकार समिति में राज्यसभा से 15, राज्यसभा से 10 और लोकसभा से 15 होता है, मतलब 25 होता है, ठीक है। लाभों के पदों पे संयुक्त समिति की बात लोकसभा से 10 तथा राज्यसभा से 5, मतलब इससे 15 होता है, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, सार्वजनिक उद्यम समिति में 22 होता है, महिला सशक्तिकरण समिति में 30 होता है, विशेषाधिकार समिति में 25 होता है, लाभ के पदों पे संयुक्त समिति में कितना होता है, तो 15 होता है, ठीक है। भारतीय संसदीय समूह की स्थापना किस वर्ष की गई, तो ध्यान रखें, भारतीय संसदीय समूह की स्थापना 1949 में की गई। कब की गई थी, 1949 में की गई, ध्यान रखना, ठीक है। भारतीय संसदीय समूह की सदस्यता हर संसद सदस्य के लिए खुली है। लोकसभा का अध्यक्ष भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा के उपसभापति भारतीय संसदीय समूह के पदेन महासचिव होते हैं। भारतीय संसदीय समूह के निर्णयानुसार सर्वोत्कृष्ट सांसद के लिए पुरस्कार का गठन 1995 में किया। बताना कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, कितने कथन सत्य है। उपायुक्त में से कितने कथन सत्य थे, केवल 3, मतलब 3 कथन सत्य है, बस एक कोई कथन इसमें गलती है। क्या है, कथन 3 जो है सबका गलत है, ठीक है। लोकसभा का महासचिव आईपीजी के पदेन महासचिव होते हैं, ठीक है। लोकसभा का उपसभापति, ठीक है, लोकसभा के उपसभापति राष्ट्रीय संसदीय समूह के पदेन महासचिव नहीं होते हैं, लोकसभा के महासचिव ही मतलब होते हैं, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। तो गलत हो गया, ठीक है। बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट क्या थे, आपके सही थे। अंतर, एक मिनट पानी पी लेता हूँ। अंतर संसदीय संघ में 179 देशों के संसद शामिल है, ठीक है। इसको आईपीयू कहा जाता है, ठीक है। आईपीयू का मुख्य लक्ष्य मजबूत प्रतिनिधिक संस्थाओं की स्थापना करना है। तो असत्य कथन की चयन करें तो कोई भी नहीं है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करें सही है, ठीक है। आईपीयू अंतरराष्ट्रीय संगठन है संप्रभु राज्यों की संसदों का, जिसमें कितने 179 देश शामिल है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए, ठीक है, सीपीए के कितने सदस्य, ध्यान रखिए, इसमें 53 है, ठीक है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ में कितने देश शामिल है, 53 देश शामिल है, ठीक है, ध्यान में, ठीक है, कितने हैं, 53 देश, ठीक है। आईपीओ में कितने हैं, तो 179 है, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। राष्ट्रीय आपातकाल की निरंतरता को अस्वीकार करने के लिए लोकसभा को किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। साधारण बहुमत, तो इसको हटाने के लिए साधारण बहुमत है, लगाने के लिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे, विशेष बहुमत है, ठीक है। हटाने के लिए है। पूर्ण बहुमत का अर्थ क्या होता है, सदन की कुल सदस्यता का बहुमत, भले सीटें खाली हो या फिर अनुपस्थित हो, मतलब नहीं है, ठीक है। सदन के कुल सदस्य, जिस समय सदन चल रही है ना, उस समय जो कुल सदस्य का जो बहुमत है वही क्या है, पूर्ण बहुमत है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। सदन की कुल सदस्यता का बहुमत, भले ही सीटें खाली हो या फिर अनुपस्थित हो, मैटर नहीं करता, लेकिन वही होता है आपका पूर्ण बहुमत, ठीक है। लेमडेक सत्र क्या होता है, लेमडेक सत्र की बात करें, नई लोकसभा के गठन से पूर्ववर्ती लोकसभा का अंतिम सत्र जो होता है उसको लेमडेक सत्र कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नेक्स्ट टाइम जीत करना है, इसीलिए उसको लेमडेक सत्र कहा जाता है, ठीक है। मतलब नई लोकसभा के गठन से अंतिम सत्र जो होता है पूर्ववर्ती लोकसभा का, उसको लेमडेक सत्र कहते हैं। अभी हाल फिलहाल में चर्चा में था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। शून्यकाल के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करें। संसद का पहला घंटा शून्यकाल के लिए होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। यह तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामलों को उठाने के लिए, ठीक है, ये तो सही है। संसदीय प्रक्रिया में इसका प्रारंभ 1952 हो रही है, गलत है। संसद का पहला घंटा नहीं होता है, ठीक है। तो संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है, ठीक है। प्रश्नकाल की तरह प्रक्रिया के नियमों का शून्यकाल का उल्लेख नहीं है, ठीक है। तो संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल का होता है। हाँ, संसदीय प्रक्रिया में इसका प्रारंभ 1952 से नहीं होता, कब से होता है वो भी जरा देख लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसका 1962 से होता है, ठीक है। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसे सदन के नियमित कार्यकृत के साथ किया जाता है। दूसरे शब्दों में प्रश्नकाल और कार्यक्रम तय करने के मध्य समय को शून्यकाल कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखें। प्रश्नकाल और कार्यक्रम तय करने के मध्य का जो समय जो होता है ना, उसको शून्यकाल कहा जाता है। ये 1962 में आया था, ध्यान रखें, प्रश्नकाल के बाद होता है। तारांकित प्रश्न का उत्तर मौखिक दिया जा सकता है तथा पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। अब तारांकित प्रश्नों के मामले में लिख, बीच में मत बोलिए, जब तक क्वेश्चन बीच में बोलना होता है, ठीक है। फटफट बीच में नहीं बोलना है, क्वेश्चन पूरा करना ही रहा तो बीच में बोलना है। अब तारांकित प्रश्नों के मामले में लिखित रिपोर्ट आवश्यक होती है, अतः पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं।
बिल्कुल ठीक है। अल्प सूचना के प्रश्न वो है जिन्हें कम से कम 14 दिन का नोटिस देकर पूछा जाता है तथा जिनका उत्तर भी लिखित दिया जाता है। प्रश्न सदन के किसी भी सदस्य से पूछा जा सकता है। उपयुक्त में से कितने कथन सही थे? सब तो सही केवल लग 3 कथन सही है, ठीक है। ये वाला गलत होना चाहिए, ठीक है। प्रश्न सदन के किसी भी सदस्य से पूछा जा सकता है, कथन 3 गलत है। अच्छा, ये सही है, ठीक है। 14 राइटिंग दिन 21 दिन का नोटिस 14 दिन है, 21 दिन है क्या? 1 मिनट, अच्छा 10 दिन है, ठीक है। 10 दिन और अल्प सूचना प्रश्न वो है तो जिन्हें कम से कम 10 दिन का नोटिस देकर मतलब पूछा जाता है, ठीक है। 14 नहीं है, ध्यान रखिए, इसको कॉमन चीज है, भूल जाते हैं, ठीक है। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक होता है, मतलब जल्दी जल्दी जो प्रश्न पूरा मौखिक होता है, इसलिए इसको पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, मतलब उसको काउंटर क्वेश्चन पूछने की जिम्मेवारी होती है। और तारांकित प्रश्न के मामले में लिखित रिपोर्ट देना होता है, इसलिए इसमें काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, ठीक है। प्रश्न सदन के किसी भी सदस्य से पूछा जा सकता है, ये भी आपका सही है, ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है। हालांकि विशेष रूप से मंत्री से पूछा जाता है। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है, इसके बाद पूरक प्रश्न पूछे जाता है। दूसरी ओर तारांकित प्रश्नों के मामले में लिखित रिपोर्ट की आवश्यकता होती है, इसलिए इसके बाद पूरक प्रश्न पूछे नहीं जा सकते। पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है, इस दौरान संसद प्रश्न पूछते हैं और सामान्यतः मंत्री उत्तर देते, वही मैं बोल रहा था, सामान्यतः मंत्री ही उत्तर देते हैं। प्रश्न 3 तरह के होता है, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना वाले, ठीक है। तो तारांकित अतारांकित हो गया। अल्प सूचना वाले प्रश्न कितने दिन? 10 दिन पहले नोटिस देकर आप चाहो तो पूछ सकते हो, ठीक है। तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो तथार्थ इसका एडवोकेट क्या बोलते हैं, जज बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, तो ये 127 127 में है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 125 में न्यायाधीशों का वेतन है, मुख्यतः कहाँ से कहाँ तक है? सुप्रीम कोर्ट 124 से लेके 129 तक, ठीक है। न्यायाधीशों का वेतन इत्यादि 125 में, 26 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है, तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करें 127 में है, ठीक है। अब चलते आगे देखेंगे, ठीक है, आगे कौन सा प्रश्न है? लोक लेखा समिति के संबंध में निधि कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन असत्य है? तो इसके विभागों द्वारा खर्च पर रोक की शक्ति निहित है, तो इसमें विभागों द्वारा खर्च पर रोक की शक्ति निहित नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं? नहीं है, इसमें विभागों द्वारा खर्च पर रोक की शक्ति निहित है, ये प्रश्न गलत है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें विभागों द्वारा खर्चों पर रोक की शक्ति निहित नहीं की जाती है, या कोई कार्यकारी निकाय नहीं, इसलिए यह आदेश पारित नहीं कर सकती। इसके निष्कर्षों पर संसद, केवल संसद कोई अंतिम निर्णय ले सकता है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। मूल क्षेत्राधिकार की बात करेंगे, ध्यान रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है ना। देखिए, मूल क्षेत्राधिकार की बात करेंगे, संघीय नाले के रूप में कार्य है, ठीक है, मतलब संघीय नाले के रूप में सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार क्या है? कार्य है। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लाया गया सार्वजनिक महत्व का विषय की बात करेंगे, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है। अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात करें, संवैधानिक, दीवानी तथा फौजदारी की बात करें, अपीलीय क्षेत्राधिकार है। मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं? सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संबंध में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। इसका आंसर मूल की बात करते हैं, मूल में क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिए, इसका बस संघीय न्यायालय के रूप में कार्य होता है, ठीक है। परामर्शदात्री की बात करेंगे सब, तो यहाँ पे अपीली में क्या होता है? तो ये हो जाता है। परामर्शदात्री में बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लाया गया सार्वजनिक महत्व का विषय है। संघीय न्यायालय के रूप में कार्य की बात करेंगे, क्षेत्राधिकारी समीक्षा शामिल होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। डी का 3 गलत लगा दिया क्या? ए बी सी डी का है भाई, किधर चले गए हैं? डी का, अच्छा गलत हो गया, ठीक है। डी का क्या होगा? 3 होगा, मतलब क्या होगा? क्षेत्राधिकार समीक्षा की बात में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का। अपीलीय में ये हो जाना चाहिए। परामर्शदात्री में बात करेंगे, ये होना चाहिए। अब मूल में ये होगा, ठीक है। अब फिर से रिपीट, मूल में क्या? संघीय न्यायालय के रूप में कार्य है। परामर्शदात्री में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लाया गया सार्वजनिक महत्व का विषय है। अपीलीय में क्या? संवैधानिक, दीवानी तथा फौजदारी है। और बात करेंगे यहाँ पे क्षेत्राधिकार समीक्षा में, बात करें नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन की जांच है। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार वृद्धि किसके द्वारा किया जाता है? तो ध्यान रखेंगे, संसद के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय में क्षेत्राधिकार, ध्यान रखिए, बहुत राष्ट्रपति मत कीजिएगा कि किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा। क्षेत्राधिकार में वृद्धि कौन करेगी? संसद करेगी, ठीक है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय तथा अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय इनमें से किस अर्थ में भिन्न है? न्यायिक समीक्षा के अवसर की उपस्थिति, सलाहकार न्याय क्षेत्र, देश के सभी उच्च न्यायालयों पर नियंत्रण, ठीक है। तो ये तो भाई सही है, ठीक है, ये बहुत भिन्न है, ठीक है, क्योंकि अमेरिकी संविधान का देश के सभी उच्च न्यायालयों पे नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है। बाकी और क्या लिया? 2, 3, 4, ठीक है, ये भी सही है और 4 भी सही। न्यायिक समीक्षा के अवसर की उपस्थिति तो दोनों में है, ठीक है। सलाहकार न्याय क्षेत्र
देश के सभी उच्च न्यायालयों पर नियंत्रण नहीं होता। हमारे उच्च न्यायालय क्या है, उनका नहीं है। या फिर सिंपल शब्दों में कह सकते हैं हमारा न्यायपालिका एकीकृत है, ठीक है, मतलब न्यायपालिका हमारा अलग नहीं है, ठीक है। न्याय क्षेत्र का विस्तार की बात करेंगे, दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर कितनी निर्धारित की गई थी? तो मात्र उस समय 7 था, अभी कितना? तो अभी 34 है, ठीक है। 33 + 1 है, ठीक है। उस समय कितना था? केवल 7 हुआ करता था, ठीक है। अभी कितना था? अभी 34 रखा गया है, ठीक है। 33 + 1 है ना अभी, ठीक है। जब किसी विधायक का संकल्प का किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती तो उसमें मतदान पूर्वक चर्चा कराने के लिए डैश प्रस्ताव लाया जाता है। उसको बोलते हैं क्या? गिलोटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? गिलोटिन प्रस्ताव कहते हैं, ठीक है। जब किसी विधायक के संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती है तो उस पर मतदान पूर्व चर्चा कराने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है। किस रिक्त स्थान की पूर्ति को उसको क्या बोलते हैं? गिलोटिन कहते हैं, ठीक है। गिलोटिन प्रस्ताव, ठीक है। एक सदा कंगारू भी होती है, ध्यान आकर्षण भी होता है, ठीक है। इसको पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। ध्यान आकर्षण होता है मतलब सदन चल रहा होता है, ठीक है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट घटना घट जाए, फिर मान लीजिए जिसपे अविलंबीय कार्यवाही मतलब लोक महत्व के मुद्दा पे बात करना हो तो ये ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार के तहत असत्य कथन का चयन करें। संविधान का अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में कम से कम 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य होती है, ठीक है। स्थगन प्रस्ताव के समर्थन में कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। निंदा प्रस्ताव के संदर्भ में लोकसभा इसे स्वीकारने का कारण बताना आवश्यक नहीं है, ठीक है। बताना कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो निंदा प्रस्ताव जब भी लाएंगे तो लोकसभा में इसे स्वीकारने का कारण बताना आवश्यक होता है। स्थगन प्रस्ताव के समर्थन में कम से कम 50 सदस्य, अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 50 सदस्य। अब अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर भी मंत्रिपरिषद के ही मतलब उत्तरदायी होते हैं उनके प्रति, ये भी आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको क्या करना है? विचार करना है। धन्यवाद प्रस्ताव दोनों सदनों में पारित होना अनिवार्य है, ठीक है, अन्यथा सरकार को इस्तीफा देना होगा, ठीक है। औचित्य प्रश्न उठाकर किसी विषय पर, ठीक है, बहस प्रारंभ किया जाना सकता है। किसी मंत्री के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित हो जाने पर उसे पद का त्याग करना आवश्यक हो जाता है। अविश्वास प्रस्ताव केवल मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही लाया जा सकता है। बताना सत्य कथन की चयन चौथा करें तो सही है। तो ध्यान रखेंगे सत्य कथन की चयन करें तो हमें 1 और 4 कथन की बात करेंगे, सही है, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव केवल मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ला सकते हैं। धन्यवाद प्रस्ताव दोनों सदनों में पारित होना आवश्यक है, अन्यथा सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। धन्यवाद प्रस्ताव राष्ट्रपति देते हैं, ठीक है, हालांकि उसको तैयार जी कौन सर। करती है? तो मंत्रिपरिषद तैयार करती है, ठीक है। औचित्य प्रश्न उठाकर किसी विषय पर बहस प्रारंभ किया जा सकता है, नहीं कर सकते, परमिशन लेना पड़ता है। और किसी मंत्री के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव हो जाने पर उस अपने पद का त्याग करना आवश्यक हो जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। जब सदन संचालन के सामान्य नियमों का पालन नहीं करता तो एक सदस्य औचित्य प्रश्न के माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित कर सकता है। यह सामान्यतः विपक्षी दल द्वारा सरकार पर नियंत्रण के लिए उठाया जा सकता है, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव तो आप लोग जानते हैं ये पूरे मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जाता है। जब भी अविश्वास प्रस्ताव अगर आएगी, बाय द वे अविश्वास प्रस्ताव अगर आती है तो सरकार क्या होगी? गिर जाएगा, आपको पता ही आपको, ठीक है। साधारण विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति की स्वीकृति के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? वह विधायक को स्वीकृति दे सकता है, वह स्वीकृति देने के लिए विधायक को रोक सकता है, वह पुनः विचार हेतु सदन में वापस लौटा सकता है। तो ध्यान रखेंगे इसके सारे कथन सही है, ठीक है। ये साधारण विधायक के संबंध में, धन विधायक के संबंध में नहीं है, ठीक है। स्वीकृति दे भी सकता है, रोक भी सकता है और पुनः विचार के लिए लौटा भी सकता है। लेकिन सदन अगर उसी रूप में या फिर बदल कर अगर दोबारा अगर भेजे इनके पास तो फिर वो बाध्य नहीं है, ठीक है। बिल्कुल स्वीकार करने के लिए क्या हो जाते हैं? बाध्य हो जाते हैं, ठीक है। तो 75 तक हम लोगों ने कर लिया। बाकी के जो 76 से जो 130 तक के प्रश्न है तो कल की क्लास में हम लोग इसको करेंगे। चलिए, काफ़ी रात हो चुकी है, शुभ रात्रि, फिर मिलता हूँ कल आप लोगों से, ठीक है। और चाहे तो आप लोग प्लानर वाला सेशन जो कर सकते हैं, उसमें भी अच्छा प्रश्न दिया